हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसआई पीटी एग्जाम्स के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक। ये जो होगा इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होगा और उसका सारे का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। मेकांग डेल्टा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वियतनाम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम में स्थित है। देखिए जो तिब्बत का पठार है वहां से निकलती है मेकांग नदी और उसके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वियतनाम के दक्षिणी पश्चिमी भाग में मेकांग डेल्टा की उत्पत्ति होती है। वहीं अगर हम बात वियतनाम की करते हैं तो इसकी राजधानी है हनोई और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जुआन फुक। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सा जो है वो वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। तो अचानक गिरावट को दर्शाता है तूफानी मौसम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तूफानी मौसम। देखिए जब एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी आने की संभावना होगी, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। बीजों को अधिक उपज वाली किस्में, बिल्कुल सही है। सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, ये भी सही है। रासायनिक उर्वरक, ये भी सही है। खाद भंडारण, विपणन और वितरण, ये भी सही है। तो ये चारों के चारों क्या हैं, हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग हरित क्रांति की बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो 1967-68 में हुई है और हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। देखिए ये अगर हम लोग देखेंगे अभी जो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में आई है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो बन सकता है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, जो कि हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। दूसरा बन सकता है कि वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, तो पहले नंबर पे है कर्नाटक, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे केरल। तीसरा बन सकता है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो पहले नंबर पे मिजोरम, दूसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे मेघालय। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जाके सर्च कर लीजिएगा आप पढ़ेगा इंडिया, वहां आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए घटते क्रम तो सबसे ज़्यादा इसमें लंबाई हो जाएगी गोदावरी नदी की, जो कि लगभग 1465 किलोमीटर के आसपास है। कृष्णा नदी आ जाएगी दूसरे नंबर पे, इसका है 1402 किलोमीटर के आसपास। नर्मदा नदी की आ जाएगी तीसरे नंबर पर, इसका है 1312 किलोमीटर के आसपास और कावेरी नदी आ जाएगी 800 किलोमीटर के आसपास। तो पहले नंबर पर गोदावरी, दूसरे नंबर पर कृष्णा, तीसरे नंबर पर नर्मदा और चौथे नंबर पे कावेरी नदी आएगी। अब देखिए एक चीज़ बताइए कि गोदावरी की अगर हम बात करते हैं तो गोदावरी का जो उद्गम है वो नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से है। इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, मानेर, सबरी। कृष्णा नदी की अगर बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है वो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से है। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, दूधगंगा, ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की अगर बात करते हैं तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से है। सक्कर, हिरन, बरना, तिंदेसी, देव, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। वही अगर हम बात कावेरी की करते हैं तो कावेरी का जो उद्गम है वो कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिर पहाड़ियों में कुर्ग जिले में है। इस हेमवती, शिमला, स्वर्णवती, अमरावती, भवानी, ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है कौन है, तो मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड बिल्कुल सुमेलित है। उसके बाद है जेलेपला दर्रा सिक्किम, ये सुमेलित है। इस दर्रे की अगर बात करें तो ये सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। यह सिक्किम में स्थित है जो दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। दिफू दर्रा की अगर बात करते हैं तो ये मिजोरम गलत है, क्योंकि दिफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत दर्रा है जो कि व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। वहीं अगर हम तुजू दर्रा की बात करते हैं तो यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल व लापू और म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिफू दर्रा, क्योंकि दिफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल जो है वो गाय की नहीं है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें मालवी, कांग्रेज, बाचौर, ये सब गाय की नस्ल है, लेकिन सुरती जो है ये भैंस की नस्ल है। भैंस की कुछ अन्य प्रमुख नस्लें भी है, जैसे मुर्रा, जफाराबादी, नागपुरी, ये सब भैंस की कुछ अन्य प्रमुख नस्लें हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो कामेंग जल विद्युत परियोजना की अगर बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में कामेंग नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। यह जो है वो 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश से एक नाम याद रखिएगा, इदू मिसमी कपड़ा। इदू मिसमी कपड़ा को जीआई टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए हुआ क्या था कि भारत में पहला आधुनिक सूती वस्त्र मिल जो है वो तो 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर यानी कलकत्ता में स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन जो था ये सफल नहीं हो पाया था। फिर आगे जाकर 1854 में KGN डाबर के द्वारा मुंबई में मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से पहला सफल सूती मिल स्थापित किया गया, जिसमें कि 1856 से उत्पादन आरंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बंबई में, क्योंकि यहाँ सफल पूछ रहा है। मुंबई से याद रखिएगा, मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन। अगर हम बात करते हैं रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से तो कृषि के बाद वस्त्र उद्योग जो है वो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। अगर सिर्फ आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तब तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ प्रतिशत वाला राज्य पूछ रहा है। तो प्रतिशत वाले राज्यों के आधार पर पहला नंबर जो है वो है हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर आसाम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। वहीं अगर आपसे बात करते कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों की अगर बात करें तो पहले नंबर पे गोवा, दूसरे नंबर पे मिजोरम और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। नेक्स्ट है हमारा कि उष्ण तथा शुष्क सामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है। तो यह इराक में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इराक में। इराक की अगर बात करते हैं तो इराक की राजधानी है बगदाद, यहाँ की करेंसी है इराकी दिनार, यहाँ के संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मुस्तफा अल कादेमी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राष्ट्रपति संसद का जो शस्त्र है वो आहूत करता है, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सदन का संस्थापन कर सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, ये गलत है, क्योंकि लोकसभा की बैठक स्थगित करने और उसके गणपुत्री न होने पर सदन की बैठक निलंबित करने, ये दोनों का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को प्राप्त है, ना कि राष्ट्रपति को। यही राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति से कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी याद रखिएगा, जैसे अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद, 53 में है राष्ट्रपति का शक्ति कार्य, 54 में है निर्वाचन, 61 में है महाभियोग, 72 में है क्षमादान की शक्ति, 85 में है लोकसभा विघटन की शक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, 123 में है अध्यादेश और 143 में है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा वो, लेकिन वो मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा कि विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने माह या दिन तक रोक सकती है। तो विधान परिषद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 172 के आधार पर यह धन विधेयकों को सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिनों का। लेकिन वहीं अगर हम साधारण विधेयक की बात करते हैं तो विधान परिषद जो है वो साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है, पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए। विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं तो विधान परिषद जो है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसमें सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 30 वर्ष है और विधान परिषद के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और 40 से कम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है वो राज्यपाल को नहीं दी गई है। तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति के लिए संदर्भित करना, ये दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार ये नहीं दिया गया है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। और संघ या कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग है या फिर संघ लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा मूल संविधान का जो है अनुच्छेद 153 उसमें यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है तो उसके बाद इसमें संशोधन किया जाता है और कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति जो है उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है और राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल ही केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। एक चीज और याद रखिएगा, विधानसभा में जो धन विधेयक है वो राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से ही पेश किया जा सकता है।
नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 38 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। वहीं अगर बात हम लोग अनुच्छेद 37 की करते हैं तो अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि जो नीति निदेशक तत्व है उसकी प्रकृति जो है वो गैर न्यायोचित है, यानी कि उसके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। वहीं अगर हम लोग अनुच्छेद 39 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 के ख में कहा गया सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण। अनुच्छेद 39 के ग में कहा गया है धन का समान वितरण। और अनुच्छेद 39 के घ में कहा गया है पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए सामान्य वेतन। वहीं अगर बात हम अनुच्छेद 42 की करते हैं तो अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम की न्यायसंगत और मनोवांछित दशाओं की तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सांसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो ये कौन करता है? निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 102 के 2 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। यही अगर हम लोग निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग से याद रखिएगा संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। वहीं अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष से याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर और अभी जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों तथा एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। तो मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है, मूल अधिकार भी है और नीति निर्देशक तत्व भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वहीं अगर हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना से याद रखिएगा संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान की जो अधीन समस्त शक्तियां हैं उसका केंद्र बिंदु भारत के लोग ही हैं। इसमें एक बार संशोधन भी किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। एक चीज और प्रस्तावना से याद रखिएगा, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा केशवानंद भारतीवाद, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। नेक्स्ट हमारा कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो राज्यसभा का जो विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है वो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में है। यह जो है वो उच्च सदन होता है। सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 30 वर्ष है। और राज्यसभा की अगर बात करें तो ये एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों को होता है और इसके 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कह रहा है इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, बिल्कुल सही है। इसे मार्टेंगू चैम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई, ये गलत है, क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि करके उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की, तो इससे और याद रखिएगा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों या प्रणालियों को अपनाया गया, कितने विधियों या प्रणालियों को अपनाया गया है। तो 3 विधियों को अपनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 विधियों का। पहला क्या है, संसद में समान बहुमत के आधार पर। दूसरा है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर। और तीसरा है विशेष बहुमत और कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं के आधार पर। वहीं अगर हम लोग संविधान में संशोधन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एक चीज याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक जो है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
नेक्स्ट हमारा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का सही क्रम क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग से अगर देखिएगा तो सबसे पहले आते हैं राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फरुखुद्दीन अली अहमद, नीरज संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकटरमन। ये ऊपर से सीक्वेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज कर लीजिएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बीबी गिरी की अगर बात करते हैं तो ये 1969 से लेकर 74 तक रहे हैं। वही नीलम संजीव रेड्डी की अगर बात करते हैं तो 1977 से लेकर 1982 तक। ज्ञानी जेल सिंह की अगर बात करते हैं तो ये 1982 से लेकर 1987 तक। और आर वेंकटरमन की अगर बात करते हैं तो ये 1987 से लेकर 1992 तक रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है वो कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एक बार नियुक्त हो जाने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा जो है वो है 65 वर्ष। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्षों तक वकालत किया हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का परंपरागत विद्वान हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात करते हैं तो इसको हटाया कैसे जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार तथा असमर्था के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इसको जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है और यह अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि निम्नलिखित में विटामिन है। तो यहाँ विटामिन कौन है। देखिए अगर हम लोग कैरोटीन की बात करते हैं तो कैरोटीन क्या है, ये प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। एड्रेनालिन क्या है, ये भी हार्मोन है। राइबोफ्लेविन क्या है, ये विटामिन है। आप लोग पढ़े होंगे विटामिन B2 का ये क्या है, केमिकल नेम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन है ये। और इसकी कमी से त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना होता है। अगर हम बात विटामिन की करते हैं तो विटामिन का आविष्कार जो है वो फंक ने 1911 में किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। तो इसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आयरन और विटामिन सी का अभाव है। वहीं अगर हम लोग दूध की बात करते हैं तो दूध का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है और पूरे विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ही है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण जो है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। तो यकृत के द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नाम है वो है फिलोक्लिबोनेन। विटामिन ए की केमिकल नाम है रेटिनॉल। विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है हमारा कि स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये जो है वो ताप नियमन से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप नियमन से। श्वेत ग्रंथियां जो है वो स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है। यह जो समानता घुमावदार एवं नालवत होता है और यह ग्रंथियां जो है वो तापमान को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है हमारा कि मूत्र का असमान घटक है। तो देखिए सामान्य मूत्र में अगर हम लोग बात करते हैं तो जल 95%, 2% लवण, 2.6% यूरिया और 0.3% यूरिक एसिड एवं क्रिएटिनिन पाया जाता है। इसका जो रंग है वो पीला यूरोक्रोम के कारण होता है और इसका जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। यहाँ पूछ रहा है कि इसका असमान घटक कौन है। तो असमान घटक है एल्बुमिन, ये इसमें पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वहीं अगर हम लोग ध्वनि के व्यक्तीकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड की बात करते हैं तो जब समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है और इसी घटना को ध्वनि का व्यक्तीकरण या फिर इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनीकृत रुधिर ले जाती है। तो ये कौन सी है, यह है यकृत धमनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत धमनी। वहीं अगर हम लोग धमनी की बात करते हैं तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त धमनी होता है, उसी रक्त वाहिनी जो होती है उसी को हम लोग धमनी या फिर आर्टरी के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फुसफुस धमनी की तो फुसफुस धमनी से याद रखिएगा वह धमनी जो हृदय के दाहिने भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ा में ले जाती है उसको फुसफुस धमनी कहते हैं। वहीं हम लोग अगर कैरोटिड धमनी की बात करते हैं तो यह मस्तिष्क को जाने वाली मुख्य धमनी है। नेक्स्ट हमारा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो यह जो है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। जो एस्ट्रोजन है
और प्रोस्टोजोन का जो स्रावन है वो पीयूष ग्रंथि के FSH और LH हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। अगर हम लोग पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है और इसका भार जो है वो लगभग 0.6 ग्राम होता है। वहीं अगर हम लोग अबटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो यह मनुष्य के गले में श्वास नलियाँ ट्रैंकिया के और लैरिक्स के नीचे स्थित रहती है। वहीं अगर हम लोग अधिभृत ग्रंथि यानी एडर्नल ग्लैंड की बात करते हैं तो इसके दो भाग होते हैं, जिसके बाहरी भाग को हम लोग कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं और अंदरूनी भाग को मेडुला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। तो जैव ईंधन की अगर बात करते हैं तो ये जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेट्रोफा के बीज से। नेक्स्ट है हमारा कि गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है। तो गेहूं का धब्बा रोग जो है वो ऑस्ट्री लेगेड टिट्रिसी जो कि एक पादप रोगाणु है इसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है यूपी और देशों में अगर बात करें तो चाइना जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट हमारा कि कौन से दो आधारभूत बल जो है वो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध कराता है। तो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल जो होते हैं वो होता है गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इनमें से कौन एक परमाणु वाली गैस है। कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। तो एक परमाणु वाली गैसें कौन सी होती है। जितने भी नोबल गैस जो होती है मतलब जो इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है, वो एक परमाणु वाली गैसें होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, यहाँ होगा नियॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियॉन। वहीं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन की अगर बात करते हैं तो ये सब जो है वो द्विपरमाणु वाली गैसें हैं। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल। तो देखिए यहाँ पूछ रहा ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, OF2 में होगा, क्योंकि बाद बाकी H2O, Cl2O और N2O की अगर बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो निगेटिव में होती है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो सामान्यतः जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है। ऑक्सीजन की जो खोज है वो प्रिस्ले के द्वारा किया गया था, इसका एटॉमिक नंबर है 8। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। तो कौन नहीं करेगा, कैंडियम नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, कैंडियम। क्योंकि देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सभी क्षारीय धातु है वो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है, क्योंकि उनका जो आयनन विभव होता है वो हाइड्रोजन से अधिक होता है। लेकिन कैंडियम का जो आयनन विभव है वो हाइड्रोजन से कम होता है, इसके कारण ये जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो इसके 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट हमारा कि पायस एक कोलाइड होता है। तो पायस की अगर बात करते हैं तो ये द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है, जैसे कि दूध, पायसीकृत तेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव में द्रव का। वहीं अगर हम लोग कोलाइड की बात करते हैं तो इससे एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें परिक्षेपित कणों का जो आकार है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो H2SO4 का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4 को। अगर हम लोग ऑक्टेन संख्या की बात करते हैं तो अश्व फोटोन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसका कि ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होता है उसका अश्व फोटोन उतना ही कम होता है और वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है। तो ये किसके दौरान नहीं होता है, गामा उत्सर्जन के दौरान नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा उत्सर्जन। नेक्स्ट हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करते हैं तो यह जल से अभिक्रिया कराने पर उष्मा उत्पन्न होता है और वह शीघ्रतम से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इसी क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। तो पृथ्वी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी क्या है, उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं तो ये आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी पर जो अधिकतम ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट और अधिकतम गहराई जो है वो मैरियाना गर्त की है। नेक्स्ट है हमारा कि आवर्धक लेंस क्या होता है। आवर्धक लेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग लेंसों की बात करते हैं तो सामान्यतः 2 गोलीय पृष्ठ से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारा कि क्वार्ट्ज किससे बनता है। तो क्वार्ट्ज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक रूपांतरित चट्टान है जो कि कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सिलिकेट, जिसका कि फॉर्मूला होता है Ca2O4Si। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बॉल पेन जो है वो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब देखिए, जब हम लोग बॉल पेन को कागज पर घुमाते हैं तब यह बॉल जो है वो कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो तड़ित की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। इसका उपयोग जो है वो भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि लेजर का आविष्कार किसने किया था। पहले तो बात आती है लेजर है क्या। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसका कि आविष्कार जो है वो टी.एच. मेनन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, इस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो धातुओं का जो विद्युत प्रतिरोध है वो तापमान बढ़ने से बढ़ेगा और धातुओं का जो प्रतिरोध है वो तापमान घटने से घटेगा। तो यहाँ प्रतिरोध की बात कर रहा है तो ये घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है। तो भारत में जो सहकारी बैंकों का गठन है वो 3 स्तरों पर किया गया है। पहला है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा है केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक और तीसरा है प्राथमिक ऋण समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तरीय। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। तो व्यापक मुद्रा कहा जाता है M3 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, M3। देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत में मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3 और M4 में बांटता है। M1 के अंतर्गत क्या आता है, जनता के पास मुद्रा, बैंकों की मांग जमा और रिजर्व बैंक के पास अनजमाएं। वहीं अगर हम लोग M2 की बात करते हैं तो M2 में क्या आएगा, M1 प्लस डाकघरों की पास बचत बैंक जमाएं। M3 की अगर बात करते हैं तो M3 में होता है M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं और M4 क्या होता है, M3 प्लस डाकघरों की संग्रह जमाएं। नेक्स्ट हमारा कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1986 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। एक बुक भी आती है स्पीड पोस्ट की। तो स्पीड पोस्ट पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है शोभा डे। वहीं अगर हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका जो टेन्योर था वो था 1985 से लेकर 1990 और इसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो था वो इसी योजना में दिया गया था। वहीं अगर हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका टेन्योर था 1969 से लेकर 74। इसका जो उद्देश्य था वो था यथास्थित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। वहीं अगर हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका टेन्योर था 1974 से लेकर 1978। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। वहीं अगर हम लोग 6ठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका टेन्योर था 1980 से लेकर 1985। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है। तो ये कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RBI। RBI की स्थापना जो है वो 1935 में किया गया है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो 25वें अध्यक्ष हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास और RBI के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं उनका नाम है सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट है हमारा कि आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है। तो ये कौन दर्शाता है, ये लॉरेंज बर्ग दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंज बर्ग। लॉरेंज बर्ग से एक चीज याद रखिएगा, लॉरेंज बर्ग जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी आय की विषमता उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट हमारा कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। IUCN है क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में। और यह जो है वो रेड बुक, एक क्वेश्चन आता है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो रेड डाटा बुक जो है वो यही IUCN के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कि विभिन्न जातियों के जीवों तथा पौधे जिन पर अस्तित्व का संकट है उनका नाम दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि रामसार संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए, रामसार संधि आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है जिसकी स्थापना 1971 में किया गया था, लेकिन भारत जो है वो इस पे हस्ताक्षर 1982 में करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में। भारत में अभी फिलहाल 42 आर्द्रभूमीय क्षेत्रों को रामसार संधि के अंतर्गत शामिल किया गया है।
नेक्स्ट हमारा कि जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है। तो जल संसाधन दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को याद रखिएगा। हेम्योपैथिक दिवस भी 10 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं हम लोग 22 मार्च की बात करते हैं तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस या बिहार दिवस मनाया जाता है और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान जो है वो कोलकाता में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। लेकिन अगर भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान पूछ दे तब आपका आंसर देहरादून हो जाएगा। कोलकाता से और भी याद रखिएगा, जैसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। वहीं अगर हम बात देहरादून की करते हैं तो देहरादून से याद रखिएगा केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। वहीं अगर हम बात रांची की करते हैं तो रांची से याद रखिएगा भारतीय ला अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट हमारा कि निम्न प्रश्नों का सही मिलान कीजिए। तारापुर की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में है। कैगा की अगर हम लोग बात करते हैं तो कर्नाटक में। कुंडनकुलम की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु में और नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, यह है सरोजनी नायडू। यह जो पुस्तक है वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। सरोजनी नायडू की अगर बात करते हैं तो इन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश में प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल के रूप में भी कार्य की हैं। वहीं जो ये हैं वो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की भी अध्यक्षता की हैं 1925 में। नेक्स्ट हमारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारूप है वो अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा समर्थन दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। एक नाम आप लोगों को याद होगा, उषा मेहता। उषा मेहता जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है जिल ए इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो इसकी उपाधि जो है वो बलबन ने धारण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बलबन ने। बलबन से और याद रखिएगा, बलबन के दरबार में ही अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन जो था वो सिजदा एवं पैबोस प्रथा की भी शुरुआत की थी। इसने एक नौरोज उत्सव भी प्रारंभ किया था। इसने लौ एवं रक्त की नीति का भी पालन किया था। वहीं अगर हम लोग बात फिरोज शाह तुगलक की करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक से याद रखिएगा, यह ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। इसने दासों की देखभाल के लिए एक नए विभाग दीवाने बंदेगान की भी स्थापना की थी। इसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात की भी स्थापना किया था। इसने 300 नए नगरों की भी स्थापना की थी और 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था। वहीं अगर हम बात अलाउद्दीन खिलजी की करते हैं तो इससे याद रखिएगा, यह घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। जो खम्स होता था, मतलब जो लूट का धन होता था, उसमें सुल्तान के हिस्सा को 1/4 भाग के जगह 3/4 भाग कर दिया था। इसने जैमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला और 1000 खंबा महल का भी निर्माण करवाया था। वहीं अगर बात हम शेर शाह सूरी की करते हैं तो इसके बचपन का नाम फरीद खान था। इसने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की भी शुरुआत की थी और 1541 में इसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। नेक्स्ट हमारा कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म के देखिए तीर्थंकरों की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले तीर्थंकर और संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव को। दूसरे संस्थापक थे अजित नाथ और तीसरे थे संभवनाथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संभवनाथ। वहीं अगर हम लोग जैन धर्म की बात करते हैं तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे और जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकर को जो जीवनी है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में दी गई है। 2 जैन संगतियां भी हुई थी, पहला पाटलिपुत्र में और दूसरा बल्बी गुजरात में। नेक्स्ट हमारा कि इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो ये लॉर्ड रिपन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की अगर बात करते हैं तो इसका जो टेन्योर था वो 1880 से लेकर 1884 था। इसी के समय में ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। इसने स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत की थी। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था और इसी के समय में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया गया था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं लॉर्ड लिटन की, तो लॉर्ड लिटन का जो टेन्योर है वो 1876 से लेकर 1880 तक है। इसने मार्च 1878 में बर्नाकुलस प्रेस एक्ट पारित किया था और इसी के समय में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित हुआ था। वहीं अगर हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो टाइम
था वो 1813 से लेकर 1823 तक था और इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। वहीं अगर हम लोग बात लॉर्ड मेयो की करते हैं तो इसका जो टेन्योर था वो 1869 से लेकर 72 तक था। इसने 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की भी स्थापना की, 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना की और भारत में अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना है वो 1872 में इसी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तो कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वहीं अगर हम लोग बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो इन्होंने कांग्रेस के बारे में ये कहा था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बिपिन चंद्र पाल की बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा कर गिर रही है और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसे देखता रहूं। नेक्स्ट हमारा कि पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो पालखेड़ा का युद्ध जो है वो 1728 में बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के मध्य हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये इससे मिलते जुलते नाम के और भी कुछ युद्ध हैं, जैसे खेड़ा का युद्ध। तो खेड़ा का युद्ध अगर आएगा तो वो है 1707। एक है शंकर खेड़ा का युद्ध जो कि है 1724 में। नेक्स्ट है हमारा कि किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था। तो शाही दरवेश किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब से याद रखिएगा, औरंगजेब जो है वो अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था, एक 1658 में और एक 1659 में। औरंगजेब को जो है वो जिंदा पीर भी कहा जाता है। वहीं औरंगजेब की अगर बात करते हैं तो ये 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। 1679 में ही इसने बीबी का मकबरा का निर्माण महाराष्ट्र औरंगाबाद में करवाया था। इसने 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसने सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति भी थे। इसके समय जो सूबों की कुल संख्या थी वो 20 थी और फिर इसकी मृत्यु जो है वो 1707 में हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये कांग्रेस के 41वां अधिवेशन में किया गया था, जिसकी की अध्यक्षता जो है वो श्रीनिवास अय्यर के द्वारा किया गया था और इसका आयोजन जो है वो 1926 में गुवाहाटी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। तो देखिए कहां कहां किया गया था, बलिया, सतारा और तामलुक में तो किया गया था, तो नहीं कहां किया गया था, महदहा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महदहा। वहीं अगर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 1942 को किया गया था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट हमारा असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था 13 मार्च 1922 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, देख लीजिएगा आप लोग इसका ऑप्शन, एक बार इस क्वेश्चन को रीचेक कर लीजिएगा। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग 13 मार्च 1922 को इनको गिरफ्तार किया गया था। कोई कोई बुक में 10 मार्च 1922 भी दिया रहता है, लेकिन 13 मार्च 1922 को इनको गिरफ्तार किया गया था। अगर हम बात असहयोग आंदोलन की करते हैं तो असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। और जब गांधी जी को 1922 में गिरफ्तार किया जाता है तो फिर इनको स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला जो पहला इंसान था उसका नाम था मोहम्मद अली। नेक्स्ट है हमारा कि किस स्थान से युगल शब्दाह का प्रमाण मिलता है। तो युगल शब्दाह का जो प्रमाण है वो मिलता है कालीबंगन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन। कालीबंगन की अगर बात करते हैं तो ये घग्गर नदी के किनारे, इसका जो उत्खनन करता है उनका नाम है बीबी लाल और बी के थापर और उत्खनन इसका हुआ है 1953 में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान कीजिए। हड़प्पा की अगर बात करते हैं तो ये 1921 में किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा और रावी नदी के तट पर। चहुंदाड़ो की अगर बात करते हैं तो ये 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा सिंधु नदी के तट पर। रंगपुर की अगर बात करते हैं तो ये रंगनाथ राव के द्वारा 1953 में और ये जो है वो मादर नदी के किनारे। और लोथल की अगर बात करते हैं तो ये 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा भोगबा नदी के किनारे। नेक्स्ट है हमारा कि किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। आप संख्या को मान लीजिए x, तो x का जो 65% है, x का 65% जो है उसके बराबर क्या हो जाएगा, 4x अपॉन में 5 माइनस में 21। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 140।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक धनराशि ए को 21 दिनों और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए प्राप्त है, तो तदनुसार वह धनराशि दोनों को कितने दिनों की मजदूरी प्राप्त करने के लिए तैयार होगा। तो देखिए ए को कितना दिन के लिए 21, बी को कितना दिन के लिए 28, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 84। 84 से अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक आएगा 4 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 84 अपॉन में 7, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 दिन। नेक्स्ट है हमारा कि एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो समान चाल से चलने पर वह कितने समय में पहुंचेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 5 अपॉन में 5 - 4 इंटू में 24 अपॉन में 60। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2 घंटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 घंटा। नेक्स्ट है हमारा कि यदि P + Q + R = 1 और PQ + QR + PR = 1/3 दिया हुआ है, तो P रेशियो Q रेशियो R का मान क्या है। देखिए ये जो दिया हुआ रहेगा 1/3, इसके बराबर इसको मान लीजिएगा, मतलब P = Q = R = मान लीजिए आप 1/3। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा P रेशियो Q रेशियो R आ जाएगा 1:1:1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर होता है मूलधन और दर अपॉन में 100 का स्क्वायर, अगर 2 वर्षों के लिए दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले पे आप रख दीजिएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7500। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 अक्टूबर। और इसका जो 2020 का जो थीम था वो था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। एक चीज़ याद रखिएगा, एक राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है जो कि 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो रहा है 74वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 74। पहले स्थान पर रहा है स्वीडन और इसे जो जारी करता है इसका वो है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो नए अध्यक्ष हैं वो परेश रावल को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परेश रावल को। वहीं एक चीज़ याद रखिएगा, फिल्म तथा टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शेखर कपूर को बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। तो माली एक अफ्रीकी देश है जिसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं मोख्तर ओनो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माली की राजधानी है बामाओ। नेक्स्ट है हमारा द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर। शशि थरूर की एक पुस्तक आई है एनीरा ऑफ डार्कनेस, और इसी एनीरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लिए उनको 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी अंग्रेजी भाषा का दिया गया है। साथ ही साथ इनकी और भी कुछ बुक याद रखिएगा, जैसे भाई आई एम ए हिंदू, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये सभी इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सही मिलान सही है। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो देखिए अरुणाचल प्रदेश किस गंगा प्रसाद, ये तो गलत है क्योंकि गंगा प्रसाद जो हैं वो कौन है, सिक्किम के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो इनके राज्यपाल हैं BD मिश्रा और पेमा खंडू। असम की अगर बात करते हैं तो यहाँ है राज्यपाल जगदीश मुखी, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। केरल की अगर बात करते हैं तो यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। गुजरात की अगर बात करते हैं तो यहाँ के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी। नेक्स्ट हमारा कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है विश्व शौचालय दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है वो 19 नवंबर को किया जाता है। वहीं अगर हम लोग विश्व मृदा दिवस की बात करते हैं तो 5 दिसंबर को, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को और विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो भारत जो है वो जापान के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट हमारा महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात से निधन हो गया है। यह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो ये अर्जेंटीना के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना। जब आप लोगों को याद होगा जब 1986 में अर्जेंटीना जो है वो फुटबॉल विश्व कप चैंपियन रहती है तो उस समय टीम के कप्तान यही थे और इनको गोल्डन बॉल पुरस्कार के साथ साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का भी पुरस्कार दिया गया था।
नेक्स्ट है हमारा कि सिटमैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश है, तो सिटमैक्स में शामिल होने वाला देश है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यह जो है वो त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और सिटमैक्स 2020 का जो आयोजन है वो अंडमान सागर में किया गया है। नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो है वो गुजरात की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस योजना के अंतर्गत ज़्यादा बारिश या बिना मौसम वाली बारिश के चलते फसल का नुकसान होने पर किसानों को 1 लाख की मदद दी जाएगी। वहीं गुजरात से अन्य भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे किसान सूर्योदय योजना, महिला उत्कर्ष योजना, डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा कन्या सुमंगलम योजना, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ध्यानचंद्र विजय पथ योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना। वहीं अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से याद रखिएगा दीदी वाहन सेवा योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, रोजगार सेतु योजना, संकल्प योजना, बंधन योजना, युवा स्वाभिमान योजना। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान से याद रखिएगा इंदिरा रसोई योजना, जन सूचना पोर्टल, मुक्ति कारवा अभियान, प्योर फॉर श्योर अभियान। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया? तो रोजगार संगी मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, और इस ऐप के तहत जो है वो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यूपी से, तो यूपी से भी ऐप याद रखिएगा प्रवासी राहत मोबाइल मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत जो है वो भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं वो अभी 28वां है और उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वहीं अगर कुछ और ऑपरेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा एक है ऑपरेशन संकल्प, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया है। एक है ऑपरेशन थंडर, जो कि रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु चलाया गया है। एक है ऑपरेशन बंदर, जो कि बालाकोट स्ट्राइक का कोड था। नेक्स्ट है हमारा कि रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? इनको दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। एक है रोजर पेनरोस जो कि ब्रिटेन के हैं, एक है रेनहार्ड जेंगल जो कि जर्मनी के हैं, और एक है एड्रिया धेज जो कि अमेरिका के हैं। वहीं अगर हम लोग शांति के नोबेल पुरस्कार 2020 की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है और साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लुक को मिला है। नेक्स्ट हमारा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया है? तो निवार के नामकरण की अगर बात करें तो इसका नामकरण किया है ईरान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। निवार का मतलब होता है रोकथाम करना। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में जीआई टैग प्रदान करने वाली वस्तुओं में कौन सा सही सुमेलित है? तेजपुर लीची बिहार नहीं, क्योंकि तेजपुर लीची की अगर बात करते हैं तो ये असम का है। पलानी पंचामृतम मिष्ठान जो है ये तमिलनाडु का है, तो ये भी गलत है। जीरा फूल चावल की अगर बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़, ये सही है। इरोड हल्दी महाराष्ट्र का नहीं है, इरोड हल्दी जो है वो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो ये अभी हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाला जो राज्य है वो है मिजोरम पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ये जो है वो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है और पहला वन रिपोर्ट जो है वो 1987 में प्रकाशित किया गया था। एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट हमारा आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आईपीएल 2020 का जो आयोजन है वो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। ये जो आईपीएल 2020 था ये 13वां संस्करण था। इसके विजेता है मुंबई इंडियंस, जो कि दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। मुंबई इंडियंस जो है वो सर्वाधिक 5 बार 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब अपने नाम किया है। आईपीएल 2020 के प्रायोजक थे ड्रीम 11। आईपीएल 2020 का एंथम था आएंगे हम वापस। सबसे महंगा खिलाड़ी थे पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे 15.50 करोड़ में। नेक्स्ट है हमारा कि 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। देखिए देश का पहला राज्य तो था जो सिक्किम, जो कि 2016 में ही बन गया था, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है तो ये लक्षद्वीप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप, जिसकी की राजधानी है कावारती। नेक्स्ट हमारा कि देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो देश की पहली सी प्लेन सेवा की जो शुरुआत है वो किया गया है गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है नर्मदा जिले के केवड़िया में।
ठीक है। यह अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित किया गया है और यह प्लेन जो है वो साबरमती से केवड़िया के बीच 200 किलोमीटर की दूरी मात्र 45 मिनट में तय करेगी। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात जो है वो मूंगफली और कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। देखिए ये सारा जो क्वेश्चन है वो मैं करंट के वीडियोज में ऑलरेडी इसका डिस्कशन करवा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो जाके करंट वार्षिकांक जो कि जनवरी से दिसंबर तक के सारे एडिटोरियल के सेट्स का डिस्कशन मैं करवा रखा हूँ, तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम, जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और इसका उपयोग जो है वो रडार को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है जर्मनी की चांसलर एंजेलिना मार्कल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं कमला हैरिस जो आजकल चर्चा में रही हैं वो तीसरे स्थान पर है और भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनका जो स्थान है वो है 41। नेक्स्ट हमारा कि 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन शिखर का जो आयोजन है वो श्रीलंका में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। बिम्स्टेक की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। इसकी स्थापना जो है वो 1997 में हुई है और इसका जो सचिवालय है वो ढाका बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल है 26। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 26। ये बिहार में 17वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए चुनाव हुआ था। टोटल मतदान जो हुआ है वो है 57.05%। यह मतदान जो है वो 3 चरण में हुआ है। सबसे बड़ी जीत जो है वो बलरामपुर सीट पर हुई है और सबसे छोटी जीत जो है वो हिलसा सीट पर हुई है, मात्र 12 वोटों के अंतर से। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी पर। इसकी क्षमता जो है वो 210 मेगावाट है। वहीं अगर हम लोग सतलज नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है वो मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से है और इस पर भाखड़ा नंगल बांध, नापथा झाकरी और कोल बांध भी है। वहीं अगर हम लोग ब्यास नदी की बात करते हैं तो ब्यास नदी के जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है, इस पे पोंग हरी के बांध भी है। झेलम नदी की अगर बात करते हैं तो झेलम नदी जो है वो कश्मीर के बेरीनाग झरने से निकलती है, इस पे किशन गंगा और तुलबुल परियोजना है। चंबल नदी की अगर बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापब पहाड़ी से निकलती है और इस पे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध भी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं, इस बुक से प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाना है कि नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।